हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज़ एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी देखने वाले हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि पार्टीशन के बाद क्या सिनेरियो था। ठीक है, दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला प्रॉब्लम था वो था रेफ्यूजी प्रॉब्लम। अब रेफ्यूजी प्रॉब्लम बेसिकली था क्या? तो अब देखो, पार्टीशन हुई तो डेफिनेटली पॉपुलेशन इधर से उधर तो जाएगी। इसका क्या मतलब है? माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन तो होगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत लंबे स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करी थी इंडिया से पाकिस्तान। इनफैक्ट कुछ लोग तो पाकिस्तान से वापस इंडिया भी आ रहे थे बिकॉज दे वर हिंदूज। ठीक है, तो ये जो माइग्रेशन हो रहा था, तो इस टाइम पे ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी पॉपुलेशन थी जो ना यहाँ रह पा रही थी, जो ना वहाँ रह पा रही थी। तो उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, प्रॉपर एसेट्स नहीं मिल रहे थे कि वो रह पाए कहीं पे, है ना। तो वो ऐसे हाईवेज पे, रोड्स पे, कहीं पे भी, मतलब टेंट वेंट बना के रह रहे थे। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूजी। ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्या हुआ था। और देखो, जो माइग्रेशन हुई, सबसे बड़ा माइग्रेशन पंजाब और बंगाल के डिवीज़न के बाद हुआ था। इसलिए मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट भी कर रखा है। एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू अंडरलाइन दिस इज़ वेल और हाईलाइट व्हाटसोएवर कि जो पंजाब और बंगाल का डिवीज़न था, दैट विटनेस द बिगेस्ट माइग्रेशन एवर नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस। उसके बाद क्या क्या, जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद कहाँ कहाँ से पॉपुलेशन उठ के कहाँ कहाँ गई, दैट इज़ वी आर गोइंग टू सी दैट। वेस्ट पंजाब से ईस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ सिंध, ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल। तो ये सारे एरियाज थे जहाँ पे ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो रही थी, माइग्रेशन हो रही थी एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, एक रिपोर्ट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो उन्होंने सितंबर 1947 और मार्च 1948 में रिलीज़ करा था, जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि 1 मिलियन से थोड़े ज़्यादा, मतलब मोर देन 1 मिलियन पीपल क्रॉस्ड द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान टू ईस्ट पंजाब इन इंडिया ऑन फुट। मतलब समझ रहे हो, इतने सारे माइग्रेशन पैदल हो रही थी, रेल के थ्रू हो रही थी, मोटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रही थी, एयर के थ्रू हो रही थी। बट जस्ट इमेजिन, मोर देन 1 मिलियन पीपल क्रॉस्ड फ्रॉम द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान टू ईस्ट पंजाब इन इंडिया ऑन फुट। उसके बाद ओवर 1.5 मिलियन बाई रेल, 364,000 बाई मोटर ट्रांसपोर्ट एंड 28,000 बाई एयर। फैक्चुअल डिटेल्स है, बस समझ आपको आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि माइग्रेशन किस किस तरह से हो रही थी। ठीक है, और क्योंकि इतने लंबे स्केल पे, इतने लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे, नॉट लंबे स्केल पे, बड़े स्केल पे जो माइग्रेशन हो रही थी, इसके कारण एक डायरेक्टर जनरल का होना बहुत ज़रूरी था जो कि इस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को रेगुलेट कर सके। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस मतलब कि जो भी पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही थी, जो भी रेफ्यूजीज़ आ रहे थे, उनका रहने का, उनका खाने का, उनका सिक्योरिटी का जो देखभाल है, वो ऑब्वियसली रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू ही होगा। एंड क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे, इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हो रही थी, तो एक डायरेक्टर जनरल का होना बहुत ज़रूरी था जो कि ये रेगुलेट कर सके पूरी चीज़ को, सिचुएशन। तो वो डायरेक्टर जनरल जो है रिहैबिलिटेशन का, वो उसको अपॉइंट किया गया, जिसने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया, शेल्टर्स प्रोवाइड किया एंड जॉब्स भी दिया बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 मिलियन स्पेंड किया था इस पूरे रेफ्यूजी प्रॉब्लम को लेके। मतलब जितने भी लोग अपने घर से अलग हो चुके थे, उनको जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए, तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैसे तो इन्वेस्ट होंगे ही। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 22 मिलियन रुपीज़, ठीक है, इन्वेस्ट किए 1947 से 1969 तक। ठीक है, अब ये भी देखा गया था कि जो पंजाब गवर्नमेंट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक कोऑपरेशन में आ गई। मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अच्छा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाय द वे, लेट मी क्लैरिफाई दिस। ठीक है, तो पंजाब की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन में आके उसने कहा कि जो इंडस्ट्रियल टाउन्स है, फरीदाबाद हो गया, नीलोखेरी हो गया कुरुक्षेत्र में जो था, राजपुरा हो गया, ये सब जो है हाँ, वो कोऑपरेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रख रही थी, ताकि ये जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो ये लोग डिस्प्लेस हो गए हैं,
उनको जॉब्स अगर चाहिए हो तो वो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल टाउन्स थी, तो यहाँ पे जॉब बहुत सारे थे। तो ये जो इतने सारे रेफ्यूजीज़ थे उनको जॉब्स भी तो प्रोवाइड कर रही थी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो जॉब्स उन तक पहुँच पाए। इसके वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने एक्चुअली हेल्प करा सेंट्रल गवर्नमेंट की। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो रेफ्यूजीज़ आए थे ना, उनका अलग ही प्रॉब्लम था। तो वो बेसिकली शहरी लोग थे, टाउन पीपल थे, शहरी लोग थे, ठीक है। तो उनको अच्छे से उनकी प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही थी। जो ये पूरा पार्टीशन हुआ उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी की लॉस हुई थी एंड ऑल ऑफ दैट, जो उन्होंने अपना प्रॉपर्टी खोया था वो उन्हें वापस नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली मथुरा का जो मेन रोड है ना, वहाँ पे उन्होंने कैंप लगाना शुरू कर दिया, और वहीं कैंप पे बैठ के वो अपना पूरा बैठे हुए थे, अपना पूरा दिन रात ऐसे गुजार रहे थे वहाँ पे बैठ के, ठीक है। सिंध में जो हुआ था, सिंध नाउ बिकेम अ पार्ट ऑफ द न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान नई कंट्री बनी थी, सिंध एक उसका पार्ट हो गया था, एक मेजर पार्ट हो गया था। बट बहुत, और स्टार्टिंग में जब सिंध पाकिस्तान का पार्ट बना तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई कम्युनल राइट्स हो रही थी, ना कोई इशू, कुछ इशू नहीं था। बट इवेंचुअली क्या हुआ, कम्युनल राइट्स शुरू हो गए। क्यों कम्युनल राइट्स शुरू हो गए? क्योंकि सिंध में जो है बहुत सारे हिंदूज़ भी थे। तो ऑब्वियसली हिंदूज़ पाकिस्तान में क्या करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान वॉज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। तो हिंदूज़ जो थे सिंध के जो हिंदूज़ थे वो सिंध को छोड़ के वापस इंडिया आने लगे। तो वो बेसिकली बॉम्बे और राजस्थान वगैरह आके वो वहाँ पे रिफ्यूजी बन गए, ठीक है। और हाँ, ऑब्वियसली जब वो सिंध से वापस बॉम्बे आए, राजस्थान आए, तो उन्होंने अपने साथ गोल्ड, कैश, ये सब भी कैरी करा था। बस उन्हें इतना चाहिए था कि गवर्नमेंट उन्हें एक असिस्टेंस दे, गवर्नमेंट उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करे, रहने की जगह प्रोवाइड करे। बस उनको गवर्नमेंट से इतना ही चाहिए था, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब देखो ना, अभी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये जो रेफ्यूजीज़ थे इनका कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब था। दे वर द वर्स्ट सफरर्स। ये कौन थे? और ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। इट्स इंपॉर्टेंट, मार्क इट, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दे वर द वर्स्ट सफरर्स। तो जो ईस्ट बंगाल के हिंदू रेफ्यूजीज़ थे ना, वो सबसे ज़्यादा ओप्रेस्ड थे। क्यों? क्योंकि नियरली 1 मिलियन रेफ्यूजीज़ हैड क्रॉस फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा, कह सकते हो 1 मिलियन तो ले ही लो, जो रेफ्यूजीज़ थे वो ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल गए। और जितने मुस्लिम्स वेस्ट बंगाल छोड़ के ईस्ट बंगाल गए थे वो कम थे। अब देखो, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी बट लेट मी जस्ट टेल यू। अब मान लो ये वेस्ट बंगाल है और ये ईस्ट बंगाल है। See, I'm taking a little more time, a little extra time for you guys to explain stuff to you guys. That's because I want कि आपके पास ये जो concepts है वो बिल्कुल clear रहे, ताकि एग्जाम में even if you don't mug up this thing, you still remember what you have to write. Anyways, ये वेस्ट बंगाल है और ये ईस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल में बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी की रहने की बात है और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा थे और ईस्ट बंगाल में हिंदूज बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल प्लेसेस। तो अब यहाँ से वेस्ट बंगाल से मुस्लिम लोगों की माइग्रेशन हुई। द रेफ्यूजीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल वेंट टू ईस्ट बंगाल, द मुस्लिम पीपल, ओके। अब जितने लोग वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल में आए थे, जितने मुस्लिम लोग, वो एक्चुअली कम थे इन कंपैरिजन टू द हिंदू पीपल हु फ्लेड फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल। अब जितने हिंदू लोग ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में आए थे वो बहुत ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू द मुस्लिम्स हु फ्लेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू ईस्ट बंगाल। तो ऑब्वियसली अगर एक बैलेंस में लोग इधर से उधर जाएंगे तो सही रहेगा ना। आप उसको फिर जो भी उन्हें चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट्स, जो भी एसेट्स चाहिए होते हैं, जो भी रहने के लिए घर चाहिए होता है, जॉब्स चाहिए होती है, जो भी चाहिए होता है, वो बैलेंस रहेगा अगर बैलेंस नंबर ऑफ पीपल इधर से उधर जाएंगे। बट यहाँ तो अलग था। तो इसीलिए जो है ईस्ट बंगाल से जो हिंदू रेफ्यूजीज वेस्ट बंगाल में गए थे ना, वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट सफरर्स थे, क्योंकि वो वहाँ गए पर उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ पे उतनी ज़्यादा थी नहीं जितने लोग वहाँ माइग्रेट होके गए, है ना।
So this is the reason why the Hindu refugees from East Bengal were the worst sufferers. ओके सो जो बंगाल की गवर्नमेंट ना, देखो बंगाल में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई थी, बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी जो था प्रॉब्लम वो बंगाल में बहुत ज़्यादा हो रहा था. ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल वाला इशू भी आपने देखा है. सो बंगाल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये चीज़ डिसाइड किया, एक अग्रीमेंट पे आए वो, कि जितने भी रेफ्यूजीज़ होंगे वो अपने साथ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं लेके जाएंगे, ना ही उनको वो असाइन किया जाएगा. ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ लेके तो नहीं जा पाएंगे बिकॉज वो मूवेबल ही नहीं है, बट उनको वो असाइन भी नहीं किया जाएगा बिकॉज दैट विल देन बिकम डिफ़िकल्ट. और ये चीज़ गवर्नमेंट्स को पता थी कि इवन आफ्टर द इंटायर माइग्रेशन इज़ डन एंड एवरीथिंग इज़ डन, even then there'll be a huge problem of these refugees not getting their property, है ना. तो दैट इज़ वाई दे केम टू दिस अग्रीमेंट कि इनको ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो साइन नहीं की जाएगी. ऑल्सो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट सी दिस, यहाँ पे यू हैव आपको कितने सारे रेफ्यूजीज़ थे जो ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल में आए थे, वो यहाँ पे मेंशन है. सो अगर आपको अपने आंसर में ऐड करना है तो यू कैन ऐड इट. इट्स 15 लाख मुस्लिम्स वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल में गए थे और 33,98,000 रेफ्यूजीज़ ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में गए थे. ठीक है, दिस इज़ अ नंबर विच इज स्टेटेड, तो आप अपने आंसर में इसको यूज़ कर सकते हो. अब देखो एक और इशू आया जब ये सारा रेफ्यूजी का प्रॉब्लम चल रहा था ना, तो एक और इशू आया. वो इशू ये था कि ये जो रेफ्यूजीज़ थे ना, जितने भी डिस्प्लेस्ड पर्सन बेसिकली उनको ये रेफ्यूजीज़ कहते हैं, तो जो ऐसे मुस्लिम्स थे जो अपने पूर्वजों के घर से बिछड़े हुए थे ना, वो अब ये कह रहे थे कि भैया हमें जो है पाकिस्तान में नहीं जाना है. सो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम. ये एक और प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, कि उन्हें पाकिस्तान जाना ही नहीं था उन मुस्लिम्स को. सो दिस वाज अनदर मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग दैट टाइम. और आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट इट. गांधी जी ने फिर अरेंजमेंट किया ताकि ये अपने एंसेस्ट्रल होम्स तक जा पाए, जितने भी मुस्लिम्स बेसिकली पाकिस्तान में चले गए थे गलती से और वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में रहे, दे वांटेड टू कम बैक टू देयर एंसेस्ट्रल प्लेसेस. गांधी जी मेड एन अरेंजमेंट फॉर देम टू कम बैक टू देयर एंसेस्ट्रल होम्स. और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू ट्राइड इट्स बेस्ट टू सॉल्व इस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ द होमलेस पीपल विथ ह्यूमैनिटेरियन एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड. ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्टिव थी ताकि ये जो रेफ्यूजीज़ थे उन्हें जो भी जितना पॉसिबल वे में हेल्प किया जा सके वो करे वो. ठीक है, ओके. सो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स जो है, दिस इज़ नथिंग बट द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, द ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द मनीटरी स्टफ्स एंड एवरीथिंग. तो बेसिकली यही है. आई जस्ट टेल यू एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या इन अ वेरी शॉर्ट स्टोरी काइंड ऑफ थिंग. तो 14 अगस्त 1947 में इंडिया के पास 4,000 मिलियन कैश था, ठीक है, जिसमें से पाकिस्तान ने बोला कि भैया हमें 1,000 मिलियन दो. अब क्या होता है, ऑब्वियसली बोरो ऑफ मनी हुआ था, मतलब इसने इससे पैसे लिए, इससे मतलब देयर वाज दिस पैसे लेने का ट्रांसफ़र, लेन देन. तो ऐसा था कि इंडिया को कुछ पैसे पाकिस्तान को देने थे और पाकिस्तान को कुछ पैसे इंडिया को देने थे. तो इंडिया को जो है 750 मिलियन देने थे पाकिस्तान को. इंडिया हैड टू पे 750 मिलियन टू पाकिस्तान. तो वो इंडिया ने कहा कि ठीक है भैया हम दे देंगे, तो वो दे भी रहे थे. बट पाकिस्तान ने अभी तक अपने प्री पार्टीशन का डेप्ट क्लियर नहीं किया है, विच इज़ अराउंड 300 करोड़. तो अभी तक पाकिस्तान इज़ येट टू गिव एंड क्लियर देयर प्री पार्टीशन डेप्ट. ठीक है, अब देखो पार्टीशन के टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी कि जो फॉरेन डेप्ट्स है, मतलब जो बाहर की कंट्रीज से पैसे उधार पे लिए थे, वो क्लियर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया ले लेगी. ये चीज़ पार्टीशन के टाइम पे डिसाइड हुई थी. और पाकिस्तान जो है वो पे बैक करेगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे. ऑब्वियसली पाकिस्तान उस टाइम पे बनी थी, नई बनी थी, पॉपुलेशन भी उस टाइम पे नहीं था, ऑल ऑफ दैट. तो पाकिस्तान को एक कंसेशन मिली थी कि ठीक है भैया तुम 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे पे कर देना. ठीक है, बट पाकिस्तान ने बोला नहीं भैया हम तो नहीं कर रहे पैसे रिटर्न. ठीक है, और पाकिस्तान ने अपना जो भी शेयर उसको देना था वो देने से मना कर दिया. 55 करोड़ जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने फिर नहीं दिया पाकिस्तान को. अब इंडिया को भी पाकिस्तान को कुछ पैसे देने थे ना,
तो उसमें से 20 करोड़ तो उन्होंने दे दिया, 75 करोड़ में से 20 करोड़ इंडिया ने पाकिस्तान को दे दिया। बट उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि बाकी का जो 55 करोड़ है, मतलब 75 करोड़ इंडिया को पाकिस्तान को देना था, जिसमें से 20 करोड़ उन्होंने दे दिया है, बट 55 करोड़ अभी भी देना बाकी है इंडिया को। तो जवाहरलाल नेहरू फिर कहते हैं कि देखो भैया, हम नहीं दे रहे तुमको 55 करोड़ जो बचा हुआ है, क्योंकि एक तो पहले तो तुम दे नहीं रहे हो हमें जो तुम्हें देना है पैसा। दूसरी बात, कश्मीर वाला इशू चल रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी एडमेंट कि जब तक कश्मीर वाला इशू सॉल्व नहीं होता, वी आर नॉट गोइंग टू पे 55 करोड़। वाई? बिकॉज अगर हमने 55 करोड़ दे दिया तो कश्मीर वाले इशू पे अगर कोई वॉर होता है तो हमारा ही दिया हुआ पैसा वो अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ करेंगे और फिर हमारे खिलाफ ही लड़ेंगे। सो वाई विल आई गिव देम दिस एडवांटेज? तो इसलिए 55 करोड़ उन्होंने दिया ही नहीं। नेहरू ने बोला कि हम नहीं देंगे। अब जो है फाइनली डिवीजन ऑफ एसेट्स, अब प्रॉपर डिवीजन ऑफ एसेट्स हुआ, क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा कि हम नहीं देंगे पैसे, हम नहीं देंगे पैसे, ऐसे करके, ठीक है। तो वो डिवीजन हुआ 4:1 रेशियो में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आउट ऑफ एवरी 5 गोल्ड बार्स 4 वुड रिमेन इन इंडिया एंड 1 वुड बी सेंट टू पाकिस्तान। मतलब 5 गोल्ड बार में से 4 इंडिया के पास रहेगी और 1 पाकिस्तान के पास जाएगी। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान वाज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट पेइंग डेप्ट्स, ठीक है, प्लस इंडिया डेप्ट उसने 20 करोड़ ऑलरेडी दे भी दिया, लाइक दैट, एंड पाकिस्तान वाज नॉट रेडी टू गिव इवन अ सिंगल पेनी। सो दैट इज वाई दिस वाज देन डिसाइडेड। पाकिस्तान नाउ अग्रीड। अब देखो, पाकिस्तान नई नई कंट्री बनी थी, तो उसको वहाँ पे अपने कंट्री में पैसे लाने की भी ज़रूरत थी, राइट। तो पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया में जो करेंसी उस टाइम पे यूज़ होती थी ना, उसी करेंसी को यूज़ करके उस पर पाकिस्तान का स्टैंप लगा दिया, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्टैंप लगा दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान में थी नहीं, प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ इंडिया में थी, इसीलिए पाकिस्तान ने ये चीज़ करा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पार्टीशन के बाद जो जितने भी एबेंडेंट प्रॉपर्टीज़ थे, मतलब जितने भी रिफ्यूजीज़ थे, उनके जो प्रॉपर्टीज़ थे उसका भी रिकवरी हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ डिसाइड हुई कि जितने भी लोग, जैसे नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज़ जो थे पाकिस्तान में, उन्होंने कम से कम 5,000 मिलियन प्रॉपर्टी छोड़ रखा था पाकिस्तान में, और जो मुस्लिम रेफ्यूजीज़ थे इंडिया के, उन्होंने 1,000 मिलियन प्रॉपर्टी छोड़ रखा था इंडिया में। तो बस वही नेगोशिएशन हुई कंट्री के बीच में, 29 अगस्त 1947 तक ये नेगोशिएशन हुई। उसके बाद ये चीज़ डिसाइड हुआ कि एक एवैक्यू बैंक अकाउंट होगी, जिसके थ्रू जो भी इनका सेफ डिपॉजिट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब दोनों कंट्री में एवैक्यू बैंक अकाउंट्स होंगे, जहाँ पे मान लो अगर कोई इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के पाकिस्तान चला गया, तो दे विल बी गिवन दैट वर्थ इन देयर बैंक अकाउंट्स देयर। ये चीज़ डिसाइड हुई थी। इसके लिए एक एक्ट भी आया था पार्लियामेंट में, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेस्ड पर्सन्स एक्ट, ठीक है। मूविंग अहेड, रिवर वाटर डिस्प्यूट। ऑब्वियसली ये जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है, इसमें इंडस रिवर वाटर के डिस्प्यूट के बारे में बात हो रही है। तो ये डिसाइड हुआ था कि ओके, फर्स्ट लेट्स जस्ट गेट इनटू द बैकग्राउंड, उसके बाद हम बोलेंगे क्या हुआ था क्या नहीं, ठीक है। तो इंडस रिवर में ना इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ वाटर होने का डिसाइड हुआ था इरिगेशन पर्पसेस के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट था बोथ इंडिया और पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया और पाकिस्तान के लिए इंडस रिवर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उनके एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती, एक बूस्ट देती है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये देखा गया कि पार्टीशन जैसे ही हुई, उसके बाद इंडिया को 5 मिलियन आउट ऑफ 28 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड मिल गया। किसका? इंडस रिवर का 28 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड जो इंडस इरिगेट करती थी, उसमें से 5 मिलियन लैंड इंडिया को मिल गया। तो इंडिया चाहती थी कि ठीक है भैया, जब हमारे थ्रू जा ही रही है ये 3, तो हम इसे यूज़ करेंगे अपने एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो कैनल्स थे, जो पाकिस्तान का जो इंटायर कैनल सिस्टम था, वो डिपेंडेंट था ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर, जो ईस्ट पंजाब से आ रहे थे, ठीक है। तो उसका पाकिस्तान का पूरा पानी का वो कैनल सिस्टम वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन ईस्टर्न रिवर्स। और इंडिया क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि जो ईस्टर्न रिवर्स के वाटर है ना, जैसे रवि, बीस, सतलज, ये सब वो अपने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करे, ठीक है। जिसके वजह से अब देखो, पाकिस्तान को चाहिए वही सेम ईस्टर्न रिवर का वाटर फॉर अपने कैनल के लिए, इंडिया को चाहिए अपने एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए वही सेम। तो इसके वजह से फिर डिस्प्यूट होने लगा। अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक यूजीन ब्लैक
प्लीज़ मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल। उन्होंने इंटरवीन किया और फिर आया इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें ये चीज़ डिसाइड हुई। जस्ट अ सेकेंड, व्हाई इज दिस ओके। तो अब ये जो इंडस वाटर का प्रॉब्लम था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो डिस्प्यूट चल रहा था, उसको रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक अपना स्कीम्स लेके आई। तो पहला तो ये था कि जो इंडस का टोटल वाटर होगा उसको 80:20 के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इंडिया इस चीज़ के लिए भी अग्री कर जाती है कि जो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चेनाब रिवर का वाटर होगा वो इंडिया हर टाइम फ्लो करने का परमिशन दे देती है, कि देल अलाउ, इंडिया कहती है कि भैया देखो हम जो है इंडस, झेलम और चेनाब का जो वाटर है उसको हर टाइम फ्लो करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान का भी यूजेज हो जाए, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन दीज रिवर्स। प्लस इंडिया वुड ऑल्सो कंटिन्यू इन पानी लेके इन रिवर्स का पानी लेके अपनी इरीगेशन के लिए भी वो यूज़ करेगी। इंडिया वुड कंटिन्यू टू डू दैट, एंड ऑन द सेम हैंड इंडिया वुड ऑल्सो गिव इट टू पाकिस्तान टू यूज़। वाई? बिकॉज इंडिया वुड देन अलाउ इट टू फ्लो ऑल द टाइम। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अपना इरीगेशन का काम हो गया तो वो फिर उसे रिस्ट्रिक्ट कर देगी उस वाटर को, वो नहीं होगा। थर्ड ये था कि इंडिया के पास टोटल 2.85 मिलियन एकर्स फीट ऑफ वाटर इंडिया स्टोर कर सकती थी बहुत सारे पर्पसेस के लिए, जैसे इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, और जो भी रीजंस है उन सब रीजंस के लिए इंडिया was able to store a total of 2.85 मिलियन एकर्स फीट ऑफ वाटर। और ये जो वाटर था वो किन किन रिवर्स का था? इट वॉज मेनली ऑफ इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है। फोर्थ ये था कि एक अग्रीमेंट होगा जो 10 साल का अग्रीमेंट होगा, जहाँ पे पाकिस्तान वुड बी अलाउड, पाकिस्तान को ये अलाउ किया जाएगा कि पाकिस्तान अपना कैनल बना ले। ठीक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपना कैनल बना लेगा ना तो उसे डिपेंड नहीं होना होगा किसी भी रिवर के ऊपर। तो कैनल बनाने के लिए 10 साल का एक अग्रीमेंट हुआ, जहाँ पे इंडिया भी उसे पैसे देगी प्लस कुछ फॉरेन कंट्रीज़ भी उसे पैसे देगी। इंडिया अग्रीड टू मेक अ फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹83.3 करोड़। अब इंडिया कितने पैसे देगी इस कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या कहते हैं कैनल के लिए? वो देगी 83.3 करोड़। मतलब पाकिस्तान को इंडिया 83.3 करोड़ देगी ताकि कैनल बने। ठीक है। प्लस ऑस्ट्रिया, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इन सब ने भी अग्री किया कि वो भी जो है कैनल के फॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान में जो कैनल फॉर्म हो रहा है उसके लिए पैसे देगी। तो पाकिस्तान के पास टोटल कितने पैसे आएंगे कैनल को बनाने के लिए? 333.3 करोड़। ठीक है। और इंडिया जो 83.3 करोड़ देगी वो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देगी, वर्ल्ड बैंक को देगी वो पैसे। ठीक है। फिर वो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को वो पैसे देगा ताकि पाकिस्तान फिर वो कैनल बना पाए। लास्ट में ये चीज़ डिसाइड हुई थी वर्ल्ड बैंक में कि एक परमानेंट इंडस कमीशन होगी, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है जो भी ट्रीटी में है, इस ट्रीटी में कि इतने पैसे दिए जाएंगे, ये कैनल फॉर्म होगा, ये वो स्टफ लाइक दैट, अगर इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं होता है तो ये कमीशन जो है ये फिर उस चीज़ पे नज़र रखेगी, उस चीज़ का ध्यान रखेगी। कोई भी चीज़ अगर नहीं हो रही है तो उसे फिर क्या एक्शन लेना है वो ये चीज़ डिसाइड करेगी। ठीक है। बट इंडिया के जो लोग थे वो खुश नहीं थे। वो खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इंडिया को जो है वो बहुत कम शेयर ऑफ वाटर मिल रहा है। ठीक है। प्लस उन्हें ये भी लग रहा था कि इंडिया को इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है पाकिस्तान को उसके कैनल के फॉर्मेशन के लिए। तो इंडिया के जो लोग थे, कॉमन पीपल, उन्हें ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया कराची में 19 सितंबर 1960 को। ठीक है। और 19 सितंबर को नेहरू जी कहते हैं एज अ मेमोरेबल डे। क्यों? क्योंकि इस दिन इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। इस चीज़ को प्लीज़ 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 मार्क एवरीवन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आने के हाई प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज इंडस रिवर वाटर ट्रीटी इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था हिस्ट्री का, तो इस पर क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो किसने इस ट्रीटी को साइन किया इंडिया की तरफ से, किसने, कौन वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, कैसे क्या ये जो ट्रीटी थी इसके लिए जैसे स्कीम, वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या स्कीम लेके वो आई है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट स्किप दिस पार्ट। ओके। उसके बाद वील टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम, रोल ऑफ सरदार पटेल, Sardar Vallabh Bhai Patel, if you know the full name, integration of princely states, Junagadh and Hyderabad,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ने इसमें लिखा भी होगा कहीं ना कहीं। बिफोर दैट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब ब्रिटिश रूल था तब कितने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, 565। अगेन ये फैक्चुअल डिटेल है, ये मेरे आई थिंक मॉक या बोर्ड, आई डोंट नो कौन से एग्जाम में आया था, बट आया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, ओके। तो अब ऑब्वियसली जब पार्टीशन हो गई, जब दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए, इंडिया और पाकिस्तान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कौन से स्टेट्स कहाँ जाएंगे और कौन से स्टेट्स कहाँ नहीं जाएंगे, कौन से स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कौन से स्टेट्स इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन से स्टेट्स पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ये पूरा अपने हाथ में लिया था, ये पूरा चीज़ कि ही विल एक्चुअली वर्क ऑन द इशू ऑफ जॉइनिंग द प्रिंसली स्टेट्स विद ईदर इंडिया और पाकिस्तान। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये रोल लिया था कि ठीक है, जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ कि मैं जो है आई मेक श्योर कि प्रिंसली स्टेट्स या तो इंडिपेंडेंट अगर रहना चाहते तो इंडिपेंडेंट रहे, नहीं तो इंडिया और या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले किसी एक कंट्री, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल जी ने ली थी। तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब ये है कि इसको जो भी कंट्री साइन करेगी, जो भी प्रिंसली स्टेट साइन करेगी, नॉट कंट्री, आई एम वेरी सॉरी, जो भी प्रिंसली स्टेट्स इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करेंगे वो इंडिया में जाके मिल जाएंगे, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। तो सब ने इसे साइन कर दिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। अब जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे, उन्होंने कहा कि मुझे जो है पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, बट क्योंकि जूनागढ़ के ज़्यादातर लोग हिंदूज थे तो वो इस चीज़ से अग्री नहीं कर रहे थे, दे वांटेड टू स्टे इन इंडिया ओनली। बट जो नवाब थे जूनागढ़ के, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान चले जाए। इसीलिए क्योंकि लोगों ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया नवाब ऑफ जूनागढ़ को, तो लोगों ने ही आपस में मिलकर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वहाँ सेट कर दिया। कहाँ पे? जूनागढ़ में। उसके बाद अब जब जनता ही तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है तो तुम क्या ही कर लोगे, तो इसलिए नवाब को फिर पाकिस्तान जाना पड़ा, उसे जल्दी जाना पड़ा क्योंकि लोग उसके खिलाफ होते जा रहे थे। तो नवाब तो चला गया, बट जूनागढ़ जो है वो फिर इंडिया के इंडियन यूनियन का पार्ट हो गया, ठीक है, बिकॉज नवाब तो चला गया और वहाँ के लोग चाहते थे कि वो इंडिया के साथ जुड़े, तो जूनागढ़ इवेंचुअली बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। उसके बाद पता है निज़ाम ऑफ हैदराबाद बहुत विचित्र प्राणी था ये। क्यों? क्योंकि ये बहुत अम्बिशियस था। अम्बिशियस क्यों था? क्योंकि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था वो चाहता था कि वो जो है इंडिपेंडेंट रहे, ही वॉन्टेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। उसको ना इंडिया के साथ ज्वाइन करना था ना पाकिस्तान में जाके ज्वाइन करना था, ही वॉन्टेड टू स्टे इंडिपेंडेंट, ठीक है। बट अगेन जो हैदराबाद में हिंदूज थे उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया निज़ाम के खिलाफ कि अरे भाई ये क्या है, हमें इंडिपेंडेंट नहीं रहना, हमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहना है, ठीक है। तो अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा वहाँ पे, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर वहाँ पे जाके इंटरफेयर करना पड़ा और इवेंचुअली जो हैदराबाद थी वो इंडियन यूनियन का पार्ट हो गई। बट इसमें इंडियन आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा बिकॉज सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे एक तरह से छोटा मोटा एक बैटल हुआ, एक्शन लिया गया, इंडियन आर्मी ने फायरिंग वगैरह की एंड 5 दिन के अंदर अंदर पूरा कंट्रोल जो है इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के अंडर आ गया और इवेंचुअली हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रबल स्पॉट वॉज कश्मीर। अब देखो कश्मीर इज स्टिल एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड टुडे, आज भी कश्मीर के मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। तो इट वॉज अ वेरी, इनफैक्ट नॉट वेरी बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रबल स्पॉट। यहाँ पे 90% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो राजा था वो हिंदू था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था हिंदू महाराजा हरि सिंह। अब ऑब्वियसली राजा हिंदू है बट पॉपुलेशन मुस्लिम है, प्रॉब्लम तो होगी, है ना। फिर पाकिस्तान का गवर्नमेंट जो था वो चाहता था कि कश्मीर उसका हो जाए, इसीलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक टेम्परेरी पैक्ट साइन किया हरि सिंह के साथ कि देखो भैया हम तुम्हारे साथ एक पैक्ट साइन करते हैं। वो इसलिए किया ताकि वो फिर इंडिया के साथ जाके ना जुड़े। बट हरि सिंह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का रेगुलर इंटरवेंशन होता था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी फोर्सेस आ के बार बार कश्मीर में
आ रही थी, कुछ ऐसा वैसा कर रही थी, स्टफ लाइक दैट, परेशान कर रही थी इन अ वे। तो हरी सिंह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है, इस चीज़ से। तो 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिया कश्मीर में, ताकि वो कश्मीर को हड़प ले, ठीक है, वो ले ले कश्मीर को अपने पास। तो पाकिस्तानी फिर आने लगे, कहाँ कहाँ आने लगे, बारामूला एंड श्रीनगर। 27 अक्टूबर 1947 तक वो वहाँ आ गए। अब महाराजा हरी सिंह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए इस चीज़ से कि भैया ये क्या हो रहा है ना। तो इसीलिए फिर महाराजा हरी सिंह गए इंडियन यूनियन के पास। उन्होंने कहा कि देखो भैया, हमें जो है पाकिस्तानी फोर्सेस इंट्रूड कर रही है हमारे अंदर, वो हमें अटैक कर रही है और हम चाहते हैं कि आप उन्हें अटैक करो और आप उन्हें वहाँ से निकालो। दिस इज़ वॉट हरी सिंह वॉन्टेड। इंडियन यूनियन ने फिर ये चीज़ जो है वो यूएनओ के पास भेज दी इस मुद्दे को, बिकॉज उन्हें भी समझ आ गया था तो कि ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो यूएनओ के पास चला गया। यूएनओ ने फिर इवेंचुअली ये जो वॉर टाइप सिचुएशन हो गई थी उसको ख़त्म किया और कश्मीर को इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया। कश्मीर बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। बट अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, इसलिए अभी भी कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पे अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, डिबेट्स चल रही है। इट इज स्टिल एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लास्ट लाइन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, is still remembered and respected for the integration of princely states with Indian Union under his able leadership. Obviously, he was the person, Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. Always remember who is the Iron Man of India, Vallabhbhai Patel. Okay? तो इनको अभी भी याद किया जाता है और रिस्पेक्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए, कि यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. What was his role? That he played a very important role in joining the princely states with India. That is it. Okay, there is one thing which I said here कि वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो या तो प्रिंसली स्टेट्स को पाकिस्तान अगर उन्हें ज्वाइन करना है तो उसमें वो कर रहे थे, या तो इंडिया ज्वाइन करना है तो उसमें कर रहे थे. बेसिकली वल्लभ भाई पटेल प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस कर रहे थे कि वो इंडिया को ही ज्वाइन करे, पाकिस्तान को नहीं करे. बट अगर कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो बहुत एडमेंट थे तो वो क्या ही करते वल्लभ भाई पटेल. बट फिर भी जितने स्टेट्स को वल्लभ भाई पटेल ने अप्रोच किया था सब ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था. तो ही कन्विंस्ड ऑलमोस्ट एवरी वन टू ज्वाइन इंडियन यूनियन. उनका मोटिव ही ये था कि वो सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन की तरफ ज्वाइन करने के लिए फोर्स करे या इन्फ्लुएंस करे. नॉट फोर्स, इन्फ्लुएंस करे. और अगर इन्फ्लुएंस से ना माने तो फोर्स करे. So with that we come to the end of this first unit. This chapter is not too long. ये बहुत बड़ा chapter है नहीं, तो मुझे hardly एक और video लगेगा and I'll complete this chapter. ठीक है, and वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा. So till then stay tuned, keep reading and do let me know in the comments below कि इसके बाद आपको कौन से videos चाहिए, कौन से chapter के videos चाहिए, कौन से subject के videos चाहिए. ठीक है, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट से, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं अपने अकॉर्डिंग वीडियोज़ लेके आऊँगी. फिर अगर आपको कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट अर्जेंसी में चाहिए तो फिर वो मुझे नहीं पता होगा. तो इफ़ यू वांट समथिंग इन अर्जेंसी, राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. जितना ज़्यादा आप शेयर कर पाओ इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर करो. एंड या विद दैट टेक केयर, हैप्पी रीडिंग, बाय बाय.